कुछ हफ्ते पहले मैंने पुराने डंप साइट्स को पार्क्स और गोल्फ कोर्सेज में बदलने की बात की थी, लेकिन बंद करने के बाद भी इन्हें मैनेज करने में बहुत खर्चा और ध्यान जाता है। करीब 30 सालों तक इनमें से निकलने वाले गैसेस को कैद करके रखना पड़ता है। इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती है तब 70% सूरज की गर्मी हमारे महासागर, भूमि और वातावरण सोख लेता है। शेष 30% वापस अंतरिक्ष में लौट जाते हैं, लेकिन लौटते वक्त मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उन्हें फंसा देती है और उनमें से सिर्फ 10% ही बाहर निकल पाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का होता है। सदियों पहले हमारे वातावरण में 1 मिलियन हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ 280 मिलियन ग्रीन हाउस गैसेस के मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे, लेकिन 18वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से धीरे धीरे ये गैसेस हमारे वातावरण में बढ़ने लग गए। कार्बन डाइऑक्साइड जो 18 सेंचुरी तक कभी भी 280 पार्ट पर मिलियन से ऊपर नहीं बढ़ा, वो आज 407 पार्ट पर मिलियन पहुंच चुका है। और मीथेन जो 790 पार्ट पर बिलियन से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा, वो आज 1873 पार्ट पर बिलियन हो चुका है। जितना ये गैसेस बढ़ेंगे उतना ही धरती का तापमान बढ़ेगा। लेकिन ये गैसेस बनते कैसे हैं? जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और ईंधन को पाने के लिए, या फिर जब भी हम वाहन को चलाते हैं, या जब फैक्ट्रीज में हम चीज़ें बनाते हैं, जब चीज़ों को जलाते हैं, जब फ्रिज और एयर कंडीशनर जैसी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले जंगलों को जला देते हैं, और जब कचरे को लैंडफिल्स में पड़े रहने देते हैं। मतलब आप अंदर के तापमान को कम करने के लिए जितना एयर कंडीशनर्स लगाओगे उतना ही बाहर का तापमान बढ़ते जाएगा, और इस बढ़ती हुई तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसीलिए एक लैंडफिल से निकलने वाले गैसेस को कैद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ साइट से मीथेन बहुत कम मात्रा में निकलती है और कैद करना उतना इकोनॉमिकल नहीं होता। दुनिया भर में नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं इस समस्या का समाधान के लिए। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग सिर्फ डंपिंग साइट से कचरा निकाल के अपना गुजारा कर लेते हैं। डोंट वेस्ट योर वेस्ट एक बेल्जियन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मोटो है, जो डंप साइट्स को खोद के कचरा निकालते हैं। उनके भाषा में खजाना निकालते हैं। इस खोद के कचरा निकालने के प्रोसेस को बायो माइनिंग कहते हैं, और भारत में कुछ जगह है जहाँ पे बायो माइनिंग शुरू हो चुका है। तमिलनाडु का कुंभकोणम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे बायो माइनिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है। कुंभकोणम की 10.5 एकड़ ज़मीन कचरे से भरा था। उसमें से 7.5 एकड़ ज़मीन में अनसेग्रीगेटेड वेस्ट था। जब उनका कचरा ज़मीन से 7 मीटर ऊपर उठा, तब कुंभकोणम म्यूनसिपालिटी ने बायो कैपिंग करने का सोचा। सोचो कि आपके घर में कुछ सड़ रहा है और आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक, एग्जॉस्ट फैन और चिमनी के मदद से उसका दुर्गंध कहीं और कैद कर सकते हो, और दूसरा, किसी को बुलाकर उन्हें दे सकते हो जो उसको किसी और काम में लगा देंगे। पहले ऑप्शन को बायो कैपिंग कहते हैं और दूसरे को बायो माइनिंग। लेकिन एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उनको सलाह दी कि बायो कैपिंग के बजाय बायो माइनिंग करिए। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि बायो माइनिंग ही करेंगे। बायो माइनिंग में सबसे पहले कचरे को केमिकली ट्रीट करते हैं ताकि उसमें से निकलने वाले गैसेस और लीचेट निकलना बंद कर दें। एक बार कचरा स्टेबलाइज हो जाने के बाद उसको छांटते हैं। उसमें से पाई गई बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से खाद बनाते हैं और रिसाइक्लेबल चीज़ों से पाइप, सीमेंट, टायर या ईंधन बनाते हैं। 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम के हिसाब से सभी म्यूनसिपैलिटीज़ का पहला चॉइस बायो माइनिंग ही होना चाहिए, क्योंकि बायो माइनिंग में खर्चा भी कम होता है और पर्यावरण को नुकसान भी कम। नवंबर 2019 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भारत में हो रहे सारे बायो माइनिंग को एनालाइज करते हुए एक रिपोर्ट निकाली। चलिए रिपोर्ट में क्या कहते हैं ये देखते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से ज़्यादातर साइट्स में बायो माइनिंग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं हो रहे हैं। कांचीपुरम में दिसंबर 2017 को बायो माइनिंग का काम शुरू हुआ और फरवरी 2019 में ख़त्म। उन्होंने 4.5 एकड़ ज़मीन को रिक्लेम किया, लेकिन उस ज़मीन के नीचे जो कचरा पड़ा था उसको उन्होंने खोद के बाहर नहीं निकाला। मतलब सब कुछ काम ख़त्म हो जाने के बाद आज भी उस ज़मीन के नीचे कचरा दबा पड़ा है।
इस 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी में जब बायो माइनिंग की गई थी तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पहली गलती ये निकाली कि प्रोसेस को शुरू करने के पहले कचरे का स्टेबलाइजेशन नहीं किया था। दूसरी गलती, छांटने के बाद कितना मिट्टी और कितना रिसाइक्लेबल चीज़ें मिले इसका किसी ने हिसाब ही नहीं रखा। तीसरी गलती, काम ख़त्म हो जाने के बाद उस जगह के मिट्टी और पानी का किसी ने टेस्टिंग ही नहीं किया। और अंत में बायो माइनिंग से पाई गई मिट्टी को टेस्टिंग किए बिना ही किसानों को खाद के तौर पे इस्तेमाल करने दे दिया। हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है और इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अगले इलेक्शन में जब आप वोट करोगे तब ऐसे एक सरकार को वोट मत करिए जिनको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट नहीं। आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं। बाय।